हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछला क्लास में आपको हम बताए भी थे, हमारा जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर जो चल रहा है, इसमें ये तीसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर जो था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आपको याद होगा, उसमें हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन पर बात किया था और साइक्लोट्रॉन को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से तैयार कर लिए होंगे। वो 5 नंबर का प्रश्न होता है ना, तो उसको एक बार बढ़िया से देख लेना, अच्छा से उसको आप तैयार कर लो, क्योंकि उसका क्वेश्चन आने का जो संभावना है बिहार बोर्ड में विशेष तौर पे अगले साल का जो है उसमें थोड़ा चांसेस ज़्यादा है, इसलिए उसको आप तैयार रखिएगा। हमारा बायोट सावर्ट लॉ जो है ये भी उसी श्रेणी का क्वेश्चन है, मतलब कि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि साइक्लोट्रॉन था। फिलहाल अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या चीज़ था, आपको याद होगा, हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं उसमें चल रहा था कि चार्ज पार्टिकल को हम चुंबकीय क्षेत्र में दौड़ा रहे हैं, तो इसके वजह से उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये तमाम चीज़ हम पढ़ रहे थे। उसी में एक प्रश्न आ जाता है कि हम इन चार्ज पार्टिकल को दौड़ा के क्या करेंगे, क्या फ़ायदा होगा उससे। तो उसका फ़ायदा हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन इंस्ट्रूमेंट जो था उसमें देखा कि उसका फ़ायदा जो होता है, हम लोग ज़्यादा स्पीड से किसी चार्ज पार्टिकल को फेंक सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, चार्ज पार्टिकल बोल रहे हैं मतलब कि उसके ऊपर कुछ चार्ज होना चाहिए। ये नहीं कि न्यूट्रॉन को आप फेंक दो मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर भी वैसा ही प्रभाव दिखेगा, ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन को फेंकने से कोई फ़ायदा है नहीं, उसके अंदर में वो कोई फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है नहीं, मतलब चार्ज होना चाहिए। विदाउट चार्ज जो होगा मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल जो होगा आरोपित नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये सब चीज़ें सीखा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग किताब भी पढ़ रहे होंगे। किताब भी आप साथ में रखिए, क्योंकि जितना आप उसमें पढ़ोगे, जो बात आपको हम समझा रहे हैं वो सारी बातें आपको वहाँ पर जो है अगर एक बार देख लोगे तो वो सारा चीज़ फिर से माइंड में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं बायोट सावर्ट लॉ पे, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम आपको बार बार जो टॉपिक पे ज़्यादा हम फोर्स कर रहे हैं उस टॉपिक को आप उसी तरीक़ा से बहुत जल्द ही, बहुत कम समय में आप उसको तैयार कर लीजिए, ताकि अगले टॉपिक जो होगा उसको तैयारी करने का मौका आपको मिल सके। तो हम इसको जो है इसको भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न जो है पूछा जाता है, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि बायोट सावर्ट लॉ को हम पूरी गारंटी देते हैं आपको कि ये अभी का अभी आपको तैयार हो जाएगा। 2-4 बार सिर्फ इसका आप प्रैक्टिस करोगे, ये आपको तैयार हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा मेहनत करने का इसमें ज़रूरत है नहीं, तैयार हो जाएगा आपका, है ना। आइए पहले समझते हैं बायोट सावर्ट लॉ है क्या। आपको याद होगा, हम जब पहला क्लास किए थे तो पहला ही क्लास में हम आपको बताए थे कि एक धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार के नज़दीक में अगर कंपास सुई ले जाया जाता है तो वो कंपास सुई जो है अपने मूल स्थान से विचलित हो जाता था। ये काम ओस्टर्ड साहब ने किया था, आपको ध्यान में होगा। तो जब कंपास निडल जो है अपने मूल स्थान से जब विचलित हो जाता है, ध्यान रखिएगा, जब अपने मूल स्थान से वो विचलित हो जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हम लोग जो बात कर रहे हैं उस हिसाब से उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना, उसके चारों ओर क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ वैल्यू भी तो होगा, तो उस वैल्यू को कैलकुलेट किए थे बायोट और सावर्ट नामक कोई वैज्ञानिक हैं। इसमें कहीं कहीं पर लिखा रहता है बायोट सावर्ट लेप्लास लॉ। लेप्लास एक वैज्ञानिक का नाम है, उनका भी नाम जोड़ दिया जाता है कि थोड़ा बहुत योगदान उनका भी है, तो थोड़ा बहुत उनका भी कभी कभार नाम ले लिया जाता है। वैसे मूल रूप से ये प्रसिद्ध है बायोट सावर्ट लॉ के नाम से। समझ रहे हो बात आप? तो आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा विशेष चर्चा होगा, तो इसका जो है पूरा कहानी जो है आप समझिएगा अच्छा से। बायोट सावर्ट लॉ जो है इसमें हम लोग एक धारावाही चालक तार लेंगे और इस धारावाही चालक तार के बगल में कोई भी पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। मान लेते हैं ये अपना धारावाही चालक तार है जिसका लंबाई बहुत इधर हो सकता है, नीचे भी बहुत हो सकता है। हम एक छोटा सा लिए हैं, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, मतलब इतना दूर जो करंट होगा, करंट तो पूरे में है लेकिन हम इतना दूर जो करंट होगा, इस करंट की वजह से
यहाँ पे इस पॉइंट पर जो P पॉइंट जिसका नाम हम लोगों ने रखा है, इस पॉइंट पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी नहीं है, ये इसके ऊपर जो है वो थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। ये जो डीएल लेंथ है ना, इस लेंथ के ऊपर ये जो है थीटा डिग्री एंगल पर है। एक्चुअली में होना चाहिए था परपेंडिकुलर, तब ना आमने सामने सीधा निकलता, लेकिन इसको हम सीधा न मान करके मान लेते हैं कुछ एंगल पर है। एंगल पर है, बाद में अगर वो 90 डिग्री पर दिया रहेगा तो एंगल का वैल्यू हम लोग 90 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पोजीशन पर कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रहा है? ये एंगल थीटा है और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो हम लोगों ने r मान लिया। यही बात हम यहाँ पर माना कि जाना कि जो लिखते हैं उसमें हम लोग लिख देते हैं कि लेट अस कंसीडर अ वायर ऑफ एलिमेंट्री लेंथ dl इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट p, देन मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी व्हाट। मतलब कि इस धारा मान लेते हैं कि एक धारावाही तार का अल्पांश लंबाई जो है वो dl है, जिसे p बिंदु से r दूरी पर माना गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। जाहिर सी बात है एलिमेंट्री लेंथ लिए हो तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ये भी छोटा होगा, बहुत छोटा सा वैल्यू होगा। तो हम मान लेते हैं चूंकि हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसको मानने का जो तरीका अपना है वो तरीका क्या है, वो dB है। क्लियर है बात? तो हम इसको अब क्या करते हैं, जो हम लोगों ने माना, जो फिगर बनाया वो उसके बाद मान लिया, इतना बात आपको लिख देना है एकदम। आप चाहो तो बगल में कॉपी कॉलम रख करके और उसके बाद आप पढ़ा करो, ताकि इसका नोट्स वगैरह बना लिया करो, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो, आप जैसे भी हो, लेकिन इसको तैयार कर लो, है ना। चलिए इतना तक तो कहानी क्लियर है। अब इस पोजीशन पर यानी dl जो है इतना दूरी पर जो करंट होगा, इस करंट की वजह से यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके बारे में बायोट सावर्ट लॉ ने क्या कहा उसको समझते हैं। पहला बात इन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट्री लेंथ। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब ये अगर लंबाई को अगर आप बढ़ाते चलो तो इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू बढ़ेगा। जाहिर सी बात है क्योंकि करंट भी बढ़ रहा होता है ना, करंट का जो एलिमेंट है ज़्यादा हम लोग लेते हैं, तो जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ाते चलिए वैसे वैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। ये बायोट सावर्ट ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया और पहला इन्होंने बात यही बताया। हमने उसी चीज़ को लिख दिया और इसी को मैथमेटिकली लिख दिए कि dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl हुआ। ये बायोट सावर्ट का कहना था। ठीक है, तो पहला बात आपको याद रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो अल्पांश लंबाई dl के समानुपाती होता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वही चीज़ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा, यानी dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर दूसरा बात इन्होंने कहा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द वायर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द वायर। तार से प्रवाहित धारा का यह समानुपाती होता है। मतलब इस चालक तार से जितना करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होगा उससे ये वाला पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो भी समानुपाती होगा। यानी कि dB छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारा जो है बायोट सावर्ट लॉ का 2 पॉइंट आकर के बाहर हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसमें बायोट सावर्ट ने आगे क्या कहा, 2 पॉइंट तो जो कहा वो हम लिख भी दिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया है। इसके बाद 2 पॉइंट के बाद आगे इन्होंने क्या किया, क्या कहा है उसको हम लिखेंगे और उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। और आप पूरा चीज़ जहाँ तक हम पूरा बायोट सावर्ट लॉ से जब हम dB का जो फॉर्मूला है प्रूफ कर देंगे वहाँ तक आप लिखिएगा तब 5 नंबर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका पूरा कहानी आप समझ गए। आप इसको चाहो तो नोट करो और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम हट जाते हैं, आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको मिटाते हैं और आते हैं आगे पॉइंट पर, है ना। अपना जो पहला नंबर पॉइंट है, दूसरा नंबर पॉइंट है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर। थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो इसी चीज़ में हम इसी में थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं, आप लोग अलग से बनाना अपना, है ना। इसी में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको
हटाओ यहाँ से, इट इज़, ये तीसरा नंबर पॉइंट है, ठीक है, आप लोग अलग से अपना बना लेना। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम इसी में परिवर्तन कर दे रहे हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, है ना। यह जो होगा वो साइन थीटा का समानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र या यह एक ही बात है, समझ जाइएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो साइन थीटा, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होता है, मतलब इसका जो होगा ये साइन थीटा का समानुपाती होगा। और यहाँ पर हम लोग इसको 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन कर लेते हैं, चूँकि 3 तक हो गया, तीसरा पॉइंट इन्होंने यही बताया था। चौथा पॉइंट जो होगा इसमें इन्होंने कहा, चौथा पॉइंट जो होता है इसमें इन्होंने कहा इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between DL and point P। हम इसका हिंदी बोल दे रहे हैं, आप लिख लेना, तो ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा यहाँ पर। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन DL एंड पॉइंट P। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु P तथा अल्पांश लंबाई DL, आप लिखते चलो चाहो तो, बिंदु P तथा अल्पांश लंबाई DL के बीच के दूरी के यह व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से आप सुन लो, बिंदु P तथा अल्पांश लंबाई DL के बीच के दूरी के वर्ग के यह व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब dB जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ये तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया था ना, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट के नियम के अनुसार से ये 4 पॉइंट आया, और इस 4 पॉइंट को एक साथ हम कंबाइन कर देते हैं, तो तब जाकर के इस धारावाही चालक तार के कारण इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको भी आप लोग अपना रोक करके इसको उतार लेना, या फिर स्क्रीनशॉट अपना ले लेना, लेकिन हिंदी जो बोले हैं वो आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया है, यानी कि अभी तक जो हम लोगों ने बायोट सावर्ट का नियम देखा है उसमें 4 नियम, यानी कि 4 जो है पॉइंट इन्होंने बताया, और चारों पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया है बढ़िया से। अब आते हैं आगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, चारों समीकरण में आप देख लीजिएगा dV जो था उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो dV था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था करंट DL और साइन थीटा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू था r²। ऐसा ही था, आप देख लीजिए चारों समीकरण में कुछ इस तरह का समीकरण आपको देखने को मिलेगा। तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट हम यहाँ पर लगाते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मान लेते हैं, के ही मान लेते हैं, इसका वैल्यू हम अभी रखेंगे थोड़ा देर में, साइन थीटा और बट्टा r²। ये रहा छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू, कहाँ पर, पॉइंट P पर। किसकी वजह से, तो छोटा सा लंबाई जो DL जो लंबाई लेंथ जो लिए हैं उसकी वजह से, और इसमें जितना करंट जाएगा उस करंट की वजह से जो भी इस पोजीशन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, वेयर K क्या है, तो ये कांस्टेंट, और K का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका वैल्यू होता है μ0/4π, ये इसका वैल्यू होता है।
क्लियर है बात। म्यू नॉट बट्टा 4 पाई। हम आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पर म्यू नॉट क्या है। अब यहाँ से म्यू नॉट बराबर आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग परमीएबिलिटी, ठीक है, परमीएबिलिटी ऐसे लिखा था। इसको बोलते हैं हम लोग चुंबकशीलता, इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकशीलता, ठीक है। एक था एप्सिलॉन 0 ऐसे करके जो लिखे थे, इसको परमिटिविटी बोले थे, और इसका हिंदी नाम था विद्युतशीलता। लेकिन यहाँ पर परमिएबिलिटी हम बोल रहे हैं, ठीक है। और परमिएबिलिटी का मतलब होता है चुंबकशीलता। और ये जो म्यू नॉट है इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ध्यान रखिएगा, एच का मतलब होता है हेनरी और एम का मतलब आप तो समझ ही रहे हो मीटर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है यानी चुंबकशीलता का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। इसका मात्रक भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है, बाद में ये काम आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं आगे। अब इसी डीबी के, इस डीबी का जो वैल्यू होगा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर के का वैल्यू रख दो तो ये म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl साइन थीटा ओवर आर का स्क्वायर, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या चीज़ है, बायोट सावर्ट लॉ है। यानी कि बायोट सावर्ट लॉ जो है, बायोट सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट का नियम जो है वो यही था। ये फॉर्मूला जो है अपना फाइनल बायोट सावर्ट लॉ है। अब ये जो फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूला को हमें वेक्टर फॉर्म में कहेगा लिखने के लिए। आप इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा, यहाँ तक आप छोड़ देते हो तो फिर पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो बायोट सावर्ट का नियम है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर है बात। तो बायोट सावर्ट लॉ आपको यहाँ तक समझ में आया। आप देख लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लेकिन हमको लगता है कि ये काफ़ी है, इतना ही। इसी तरह से अगर आप लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अभी जो फॉर्मूला हमने लाया है ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। साथ में अगर आप लिखते चल रहे हो तो कॉपी में रखना है, इस चीज़ को देखना है और फिर समझते चलना है आगे का बात। यहाँ तक ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। बायोट सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप में बायो सावर्ट या सावर्त भी कहीं कहीं पर लोग बोलते हैं, नियम नाम है इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बायोट सावर्ट लॉ का सदिश रूप। चलिए, हम लोग जो देख रहे थे उसमें एक्चुअली में ऐसा एक वायर था, ऐसा करके हम लोगों ने ये एलिमेंट छोटा सा काटा था और एक पॉइंट हम लोगों ने पी लिया था यहाँ पर dB, और ये r था, ये थीटा था और ये dl था, इसमें करंट I था, है ना। चलिए, तो हम इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड तो है, ये वेक्टर है, सही है। म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, आई वेक्टर नहीं है, dl जो होता है ये वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाता है, साइन थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये भी वेक्टर फॉर्म में होगा। और साथ में हम लोग लिख देंगे r कैप, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो dl जो लेंथ है, इस लेंथ के ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस जो होता है इसी के डायरेक्शन में होगा। यानी सीधे तौर पे बोल दीजिए तो जो डिस्टेंस, ये जो आप लेंथ ले रहे हो, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, इसी के दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बाहर की दिशा में होगा। क्लियर है बात। ऐसे ही ये आपको दिखाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या किया है, आर कैप लगा दिए हैं। अब इसी चीज़ को अगर कोई बोले कि थोड़ा और हम आगे बढ़ाना चाहें तो आप आगे और बढ़ा सकते हो। यानी dB जो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई यहाँ से I dl वेक्टर, छोटा सा लेंथ जो होता है वो वेक्टर होता है, याद रखिएगा।
मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर का होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर जो होता है इसी के लिए हम लगाए हैं, तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, सही है क्या, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। तो अब इसी चीज़ को थोड़ा और अरेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, आई तो वैसे ही रहेगा। अगर गौर से देखिए, साथ में साइन थीटा छूट गया, गौर से देखिए तो ये और ये दोनों जो है वो वेक्टर में है और यहाँ पर साइन थीटा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इसको डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हैं, है ना, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। और ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर वेक्टर का होल क्यूब, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म में हमारा बायोट सावर्ट का नियम जो है वो आ गया। क्लियर है बात। हम साइन थीटा को क्या किया, हटा करके इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दिए। तो जब आप इतना प्रूफ कर देते हो ना, तब जा करके आपको क्या करता है, 5 नंबर देता है इसके ऊपर, है ना। बड़ा आसान सा बात है, और हमको लगता है कि आप ये वाला फॉर्मूला जो बहुत बढ़िया से याद रख सकते हो, ज़्यादा इसमें कोई झंझट है नहीं। क्लियर है। तो चलिए इसको आप लोग अपना नोट कर लो, और इस चीज़ का जो है पूरा का पूरा ख्याल रखना है कि इधर से जो प्रश्न आएंगे उसका जवाब आपको हर हाल में देने हैं, ठीक है। तो बायोट सावर्ट लॉ समझ में आ गया, अच्छा से याद हो जाएगा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसको। अब आते हैं हम लोग सीखते हैं बायोट सावर्ट लॉ जो है इसका एप्लीकेशन करके हम किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कि किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो था गॉस थ्योरम का प्रयोग करके निकालते थे, उसी तरीका से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बायोट सावर्ट नियम जो पढ़े हैं इसका प्रयोग करके और हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज़ का वैल्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो हम ऊपर में हेडिंग बनाते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट नियम का प्रयोग, है ना। देखिए, तो सबसे पहला हम प्रयोग कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। वृत्तीय, यहाँ पर फील्ड कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो हम इस तरह से सर्कुलर वायर लेंगे, यानी इसमें से करंट कुछ जाएगा। मान लेते हैं इसमें से जो करंट चल रहा है वो करंट का वैल्यू है I, इसका ये जो है ये पॉइंट है, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसको लेंगे और इसका जो रेडियस है वो R लेंगे। फिर आप क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट काटोगे, ऐसे एलिमेंट काटोगे, मान लेते हैं DL एलिमेंट हम लोगों ने काटा, तो करंट जो चलेगा, करंट का तो डायरेक्शन इधर ही होगा ना, करंट इधर ही होगा। और अगर आप DL का जो है डायरेक्शन अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा लंबाई है ना। एक्चुअली में हम इसको काटे ऐसे हैं, ऐसे नहीं कटेगा, कटेगा ऐसे, है ना, ऐसे ना कटेगा। तो ये जो कटेगा तो इसके ऊपर ये लंबवत हो जाएगा, यानी कि अगर डिस्टेंस पर देख लो तो ये जो है ये क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ये 90 डिग्री पर आ रहा होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बायोट सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट के नियम के अनुसार से dB क्या होता है, dB बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई I dl
साइन थीटा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग बट्टा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी छोटा आर जो लिखे हैं ये जो रिप्लेस हो जाएगा बड़ा वाला आर से, हम इसका वैल्यू उठा करके रखते हैं। तो चूंकि थीटा का वैल्यू, चूंकि थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, इसीलिए डी बी जो होगा इज इक्वल टू यहाँ से आएगा म्यू नॉट बट्टा, देखो एलिमेंट्री यानी कि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लगाए हैं। अब बाद में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी पूरा तार के लिए कह रहा है पूरे तार के कारण इस केंद्र पर कितना होगा, ओ पर ये केंद्र जो है इस पर कितना होगा। अगर ये हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, पूरे तार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसा ऐसा सबका जो है निकाल दोगे, इस पॉइंट पर कितना होगा तो हम निकाल देंगे। तो एक्चुअली में इस पॉइंट से इसका दूरी कितना है, आर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आई डी एल साइन 90 डिग्री बट्टा ये कैपिटल आर है तो आर का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, केंद्र पर निकालना है। तो अब क्या करें, टोटल को इंटीग्रेट कर देना है, टोटल को इंटीग्रेट कर देना है। म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डी एल साइन 90 का वैल्यू तो आप समझ रहे हो कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो अब एक बात बताओ, अब देखिए जिस समय हम जीरो पर थे उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, जिस समय में हम पूरा एक चक्कर लगा दिए यानी 2 पाई आर घूम गए, टोटल घूम गए 2 पाई आर घूम गए हम लोग टोटल, तो जाहिर सी बात है कि अपना मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम इसको बी ले लिए, इसका ऐसे भी सॉल्व करोगे तो बी ही आएगा बराबर, ये सब तो बाहर हो जाएगा, ऊपर में आपका रहेगा म्यू नॉट बट्टा नीचे 4 पाई आई बट्टा आर का स्क्वायर और इंटीग्रेशन ये डीएल बच जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बात। अब इस डीएल को आप सॉल्व करोगे तो यही डीएल तो अपना बन के आ जाएगा क्या चीज़, ये जो है आई बट्टा आर स्क्वायर यहाँ से रहेगा और इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा एल और यहाँ से 0 से 2 पाई आर तक। क्लियर है बात। हमको सेंटर पर कैलकुलेट करना है, पहला एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से अब क्या करें, अब हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, तो जो आपको दिख रहा है उसको सॉल्व कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इस चीज़ को भी बनाना सीख जाओ बढ़िया से, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इस वाले प्रश्न पे, ऐसे टाइप के प्रश्नों पे। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बराबर जो फॉर्मूला आ गया वो हो गया म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई बट्टा कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू, यहाँ पर एक बार लिखोगे 2 पाई आर माइनस 0, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई बट्टा आर का स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, एक आर से एक आर खत्म। तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर कितना आया, म्यू नॉट आई बट्टा 2 आर, यही ना आया। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, एक सर्कुलर क्वाइल के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा यदि उससे करंट आर प्रवाहित हो रहा है, तो म्यू नॉट आई बट्टा 2 आर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इसीलिए आपको याद रखना है। एक वृत्तीय, ठीक है, एक वृत्तीय चालक के कारण उसके केंद्र पर, वृत्तीय कुंडली चालक तार के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, उसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी में कोई बोले कि ऐसा हो कि एक जो हम लगाएं इसमें एक ना होकर के कई फेरा इसको लगा, मान के n चक्कर यानी कि n नंबर ऑफ क्वाइल हो, तब क्या करेंगे, तो याद रखिएगा 4n टर्न्स। अगर टर्नों की संख्या n हो, याद रखना, अगर टर्नों की संख्या n हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल होगा उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर देना। आप लोग बात समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, n से मल्टीप्लाई कर देना। 5 रहेगा तो 5 से गुना कर देंगे, 6 रहेगा 6 से गुना कर देंगे। बात समझ रहे हो ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछता है कि बताइए कि अगर सर्कुलर क्वाइल है उसमें करंट आई प्रवाहित हो रहा है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करके वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको ये फार्मूला याद रखना है।
बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला याद रखना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है, दोनों का फॉर्मूला जो है पूरा अच्छा से आपको तैयार रखना है। क्लियर है बात? आप लोग इसको तैयार रखोगे तो चलिए हम आगे आते हैं। पहले आप लोग इसको देख लीजिए और इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट क्या उसमें आप लोग देख लेना, क्योंकि हम कुछ बातें जो है वो मिटा दिए हैं, है ना। हम दूसरे एप्लीकेशन पर आते हैं। बायोट सावर्ट लॉ जो है इसके हम अगले एप्लीकेशन पर आते हैं। इसका अगला जो प्रयोग है वो क्या है, एक और प्रयोग हम लोग देख लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। एक दिन में ज़्यादा डोज नहीं देंगे, धीरे धीरे करके इसका जो है सो हम बढ़ाएंगे, लेकिन कम से कम जो आज आपको मिला इतना तो ज़रूर तैयार कर लो। हम उम्मीद करते हैं ये टॉपिक भी बड़ा आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा भारी भरकम टॉपिक नहीं है ना। तो समझ में आना चाहिए और बढ़िया से आपको ये वाला चीज़ें जो है वो ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। यानी इसका अब जो है मैग्नेटिक फील्ड जो निकालने का प्रक्रिया जो चल रहा है अपना, इस प्रक्रिया को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यानी अगला एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं बायोट सावर्ट के नियम का। ठीक है, उसका हम अगला प्रयोग क्या करें ये चीज़ हम देखने वाले हैं। चलिए, तो हमारा दूसरा जो है निकालना तो मैग्नेटिक फील्ड ही है, दूसरा अपना प्रयोग जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर क्वाइल एट सम डिस्टेंसेस। मतलब कुछ दूरी पर वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। है ना। देखिए कहने का सेंस क्या है आप समझ लो। देखो इसका कहने का सेंस ये है कि क्वाइल वही रहेगा, ऐसा ही क्वाइल रहेगा, लेकिन अभी केंद्र पर नहीं निकालना है। केंद्र से कुछ दूरी पर आप चले जाओ, मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमसे बोल रहा है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बताइए क्या होगा। अगर इसका डिस्टेंस मान लेते हैं x, इसका जो रेडियस है वो रेडियस जो है वो ले लिया है r। अब कहोगे ये कैसा है, तो आपको हम थोड़ा सिचुएशन क्रिएट करके बता दे रहे हैं। एक्चुअली में मान लो अगर ये ऐसा टाइप का अगर विड्थ है, ऐसा विड्थ है, ठीक है, तो इस विड्थ को ऐसे लिटरली ऐसे रखना है लिटरली, ठीक है। और इसका ये जो केंद्र है, इसके केंद्र से ठीक बाहर ऐसे निकालना है पॉइंट। बात समझ रहे हो ना। तो एक्चुअली में इसको ऐसे हम दिखाए हैं, ऐसे रहना चाहिए ताकि अपना पॉइंट जो होगा केंद्र से इधर जाएगा, तब ना इसके ऊपर रेडियस ऐसा होगा। बात समझ रहे हो ना। तो हम इसको जो है इसका रेडियस जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही रख रहे हैं, इस तरह से, आप समझ रहे हो, इस तरह से। और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक छोटा सा एलिमेंट भी काट ले रहे हैं इसी वाले पॉइंट पर, और नीचे भी इसी तरह से हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं। चूँकि इस वाले पॉइंट पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होता है इसको डॉट डॉट से ऐसे मिलाएंगे, फिर इस वाले पॉइंट को भी डॉट डॉट से ऐसे मिलाएंगे हम लोग ना। इसी तरह से हम लोग इस पॉइंट को मिलाएंगे। तो गौर से देखिएगा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था इसके ऊपर, ये जो अपना था इसके ऊपर क्या था, परपेंडिकुलर था, ऐसे था। तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट के कारण, अगर इस एलिमेंट के कारण लाओगे तो ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही था, तो यहाँ पर डी भी होगा। इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है। मान लेते हैं कि ये जो है थीटा एंगल है, ये भी जो है अपना वो थीटा एंगल पर है। थीटा नहीं, क्योंकि थीटा तो फार्मूला में ही आता है, तो इसको अल्फा मान लो, इसको भी अल्फा मान लो, ठीक है। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं कि इसमें से जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो करंट का वैल्यू आई है, इसका रेडियस आर है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आपको दिखा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो गौर से देखिए, अगर ये वाला थीटा है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इसका, ठीक है।
अब कहोगे ये पहले बस ये तो पता चले कि कितना एंगल पर है, तो गौर से देखो, गौर से देखना, ये अगर अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीका से इसको भी अगर आप करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, है ना। तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर, इसका भी एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा इधर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, सॉरी कॉस थीटा कहलाएगा ना, इधर कॉस अल्फा, और इसका ये वाला कंपोनेंट इधर आएगा तो डी बी साइन अल्फा, इसका भी ये वाला कंपोनेंट इधर आएगा तो डी बी कॉस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट इधर जाएगा तो डी बी साइन अल्फा। अब आपके पास दो ऑप्शन है बनाने का, एक ऑप्शन तो ये है कि इन दोनों को जोड़ दो और नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालो, या एक ऑप्शन ये है कि किसी एक का निकालो और इंटीग्रेशन जब करना हो तो आधा आधा नहीं करके टोटल को एक साथ इंटीग्रेट कर देना। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट के नियम से हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, डी बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डी एल, और ये साइन थीटा, है ना, और बट्टा में क्या है, आर का स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई इंटू डी एल और साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, देखो ये अल्फा है, थीटा नहीं है। अब थीटा अगर यहाँ से निकालोगे तो ये छोटा सा लेंथ जो होगा, क्योंकि सेंटर पर हम बात कर रहे हैं ना अभी, बाद में ना हम डिस्टेंस यहाँ पर ले जाएंगे, आर डिस्टेंस पर बाद में जाएंगे, अभी सेंटर की तरफ अगर बात कर रहे हो तो ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि लेंथ ऐसा होगा और ये जो लाइन आपको दिख रहा होता है ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 90 डिग्री लगा देंगे और बट्टा फिर अपना जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो चलिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर 1 मिनट, डिस्टेंस जो होगा ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर ये है ना, हम इसको डाल रहे हैं, ये वाला जो होगा ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, डिस्टेंस जो लिखोगे तो यहाँ से यहाँ तक x है, ये वाला जो है r है, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही लिखे हैं। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। हम इसके जगह पर ये r के जगह पर ये वैल्यू उठा करके रख देंगे, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। म्यू 0 बट्टा 4 पाई और ये तो अपना आई डी एल और साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है ना। हम लोग इस तरह से इसको लिख देंगे, अरेंज करके लिख देंगे, इस तरह से सॉल्व हो गया। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो अपना dv जो है ये dv थोड़ी ना है, dv के साथ क्या चीज़ आ गया है, साइन अल्फा आ गया है, ठीक है। तो ये साइन अल्फा के साथ लेकर के चलना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल जो अपना ये जो सर्किल जो दिख रहा होता है इसकी वजह से अगर निकालेंगे तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा होता है इसके जगह पे हम कोष्ठ में बगल में लिख दे रहे हैं, डी बी इज इक्वल टू क्या चीज़ आएगा, डी बी साइन अल्फा लिखाएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये साइन अल्फा को यहाँ पर हमेशा अलग से एक बार मल्टीप्लाई करते चलेंगे, साइन अल्फा, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम P मान लेंगे इस पॉइंट को। तो P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो टोटल निकालना पड़ेगा, तो क्या करें, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टोटल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आई डी एल बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
इंटू साइन अल्फा। एक चीज़ गौर कीजिएगा, इसमें ये सब जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ डीएल जो है वेरिएबल है। और जब हमारा पॉइंट जीरो पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और ये जब पूरा घूम गया 2πr घूम गया तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम पे चला जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो मैग्नेटिक फील्ड जब मैक्सिमम पे चला जाएगा तो आप यहाँ तक अपना पॉइंट जो है नोट कर लेना, ठीक है। हम जब इसको मैक्सिमम पे ले जाएंगे तो गौर से देखना, सॉल्यूशन करते समय क्या होगा, ये तो dv जो है वो b रह जाएगा, ये b बन जाएगा। वहाँ से देख लीजिए म्यू नॉट बट्टा 4π बाहर हो जाएगा, i बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाहर हो जाएगा, साइन अल्फा बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर dl 0 से लेकर के 2πr बच जाएगा। यही ना? अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है। तो जो हमारा सॉल्यूशन बन करके आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आप याद रखना, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ जो है वो पूछता है, तो उसमें अगर आपसे बोले यहाँ पर कि किसी सर्कुलर धारावाही चालक तार के कारण बाहरी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू पूछेगा तो वो इसी तरह से आपको प्रूफ करना होता है। और ये क्वेश्चन भी 2 या 5 नंबर में भी कभी कभार पूछ देता है, दूगों को मिला करके, है ना। तो अब बताइए यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बट्टा 4π i बट्टा x का स्क्वायर प्लस यहाँ से r का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये तो साइन अल्फा जो है वो कांस्टेंट ही है तो अपना रहेगा ये, और बगल में 2πr। -0 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये और ये कैंसिल होगा, ऐसे भी 2 से काटना है तो यहाँ से 2 दूना 4 कट जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट IR बट्टा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये साइन अल्फा। तो साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ, क्योंकि अल्फा का वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो अल्फा का वैल्यू अगर निकालोगे ये 90 डिग्री है ना, ये x है, ये r है, ठीक है। और हमको ये अल्फा चाहिए, तो अल्फा साइन है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग लेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर बट्टा बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो होगा, अगर हम परपेंडिकुलर की बात कर लें तो परपेंडिकुलर अपना ये होगा, और हाइपोटेनस जो होगा वो ये होगा। तो परपेंडिकुलर जो होगा यहाँ से अगर हम इसका बात करें यहाँ से, तो ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो हो गया अपना हाइपोटेनस हो गया, सही है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, सही है क्या? हमको लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस बनते जा रहा है। चलिए ठीक है, गलत नहीं लिए हैं, हमको लगा गलत है। ये परपेंडिकुलर यही है और ये हाइपोटेनस है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, r बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगर नहीं हो, समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर लिख लेना बगल में, चूँकि हमारा जो साइन अल्फा है ये बराबर r डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है ना। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो म्यू 0 IR का स्क्वायर बट्टा ये जो होगा 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये एक है पावर, इसका पावर आधा कर लोगे तो ये 3/2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो ये अपना क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। अब ये जो आपको दिखा यही हमारा क्या हो गया, जनरल फार्मूला हो गया। किसके लिए, तो सर्कुलर क्वाइल के लिए। अगर इसके केंद्र से ठीक बाहर अगर किसी बिंदु पर अगर आप निकालते हो तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए भी और सब्जेक्टिव बनाने के लिए भी। अब कहोगे क्या इस फार्मूला से फिर से केंद्र पर जाया जा सकता है, तो बिल्कुल फिर से वही फार्मूला आएगा जो हम लोगों ने पहले प्रूफ किया है। कैसे, तो इसको उठा के यहाँ पे रखो, x का वैल्यू खत्म, क्योंकि इसको उठा करके यहाँ पे रख दोगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू 0 रखो तो इसका वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो ये 2 से 2 इसका कैंसिल हो जाएगा, r का पावर 3, और 2 ऊपर से है तो नीचे r बचेगा, यानी म्यू नॉट I बट्टा 2r बचा, नहीं आ गया। तो एक तरह से समझ लीजिए तो सर्कुलर क्वाइल के लिए ये एक जनरल फार्मूला है, और इस फार्मूला को आपको याद रखने हैं। तो आज हम लोगों ने 3 बातें सीखा है, और तीनों हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद रहना चाहिए।
पहला बायोट सावर्ट लॉ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको तो एकदम हाल में तैयार कर लेना है। दूसरा, बायोट सावर्ट के नियम का प्रयोग। तो पहला प्रयोग था कि वृत्तीय कॉइल के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूफ किया। दूसरा, वृत्तीय कॉइल के केंद्र से ठीक बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इसके लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है। और हम उम्मीद करते हैं ये दोनों चीज़ें जो है और साथ में बायोट सावर्ट का नियम आप याद रखेंगे, और इतना अगर तैयार रखते हैं तो फिर समझिए आज का जो क्लास हो गया ये सार्थक हो गया है ना। तो आज ये तमाम चीज़ों को आप लोग देख लो। अगले क्लास में हम लोग फिर और टॉपिक पर, यानी अभी हम बायोट सावर्ट के नियम को समाप्त नहीं किए हैं, है ना, उसके नियम का प्रयोग जो उसको समाप्त नहीं किया, 2 ही प्रयोग हम लोगों ने देखा, और भी हम लोगों को देखना बाकी है। लेकिन ये दो जो बताए ना, ये 2 बढ़िया से एकदम तैयार कर लो, फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं।